नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। 9 बज गए हैं और 9 बजे 9 रिपोर्टर लेकर के हम हाजिर हैं। आइए सबसे पहले अपने 9 रिपोर्टर का तारुफ आपसे हम करा देते हैं कि कौन कौन हमारे सहयोगी कहां से हमारे साथ जो है वो जुड़ेंगे। उसके बाद में हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको हम बताएं कि मनीषा ढिंडोरिया जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, दिल्ली की हर बड़ी खबर पर वो अपडेट देंगी। इसके अलावा मेहुल झाला जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो गुजरात से जुड़ी, अहमदाबाद से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे इस बुलेटिन में। साथ साथ रवि सराफ जो कि दिल्ली से कांग्रेस पार्टी में क्या हालचाल है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जसबीर सिंह जो कि शिमला में मौजूद है इस वक्त, हिमाचल की सियासत काफी गरमाई हुई है, वहां की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ वीना अरोड़ा जो कि चंडीगढ़ में है, वो वहां के हालात हमें बताएंगे। इनके अलावा दिनेश सिंह जो कि इलाहाबाद में मौजूद है, वो वहां के हालातों से वाकिफ कराएंगे। साथ ही साथ लखनऊ भी हम आपको लेकर चलेंगे, वहां से हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राहुल भदौरिया जो कि कानपुर का हाल आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ अली शरर जो कि दिल्ली में जुड़ी हुई अहम खबरों पर पूरा फोकस करेंगे। तो तमाम 9 बजे के 9 रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी संसदीय दल की बैठक की, क्योंकि आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक है और संसद पुस्तकालय भवन में यह बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और यह पहली बार होगा जब पीएम मोदी शीतकालीन सत्र के दौरान पहली बार संसदीय दल की बैठक में सांसदों को संबोधित करेंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज सुबह 9:30 बजे प्रस्तावित की गई है, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है वो होनी है। इससे पहले ये बैठक मंगलवार को तय की गई थी। तो संसद पुस्तकालय भवन में ये अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक है ये। आपको हम बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:30 बजे सांसदों को इस बैठक में संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो संसद पुस्तकालय भवन में यह अहम बैठक होने जा रही है बीजेपी की संसदीय दल की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखना होगा कि जब सांसदों को वो संबोधित करेंगे तो क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, क्या कोई मंत्र देंगे, या फिर जिस तरीके से 2024 की तैयारी में अभी से बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो नजर आ रहा है संसदीय दल की बैठक में, क्या कुछ खास होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे, संसद पुस्तकालय भवन में ये बैठक होगी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारी सहयोगी मनीषा का। मनीषा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा। मनीषा, सबसे पहले पीएम मोदी आज बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, इस बैठक को लेकर कोई खास अपडेट, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, 9:30 बजे की बैठक होनी है। बिल्कुल निदा, कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार सांसदों को जो है संबोधित भी करेंगे। और इससे पहले ही बता दूं कि बीजेपी के जो एजेंडे में है वो अभी भी 16 बिल है, तो हो सकता है कि इन बिलों पर चर्चा होगी और इस पर कुछ डिस्कशन होगा आपस में, जो कि बैठक बुलाई गई है। और गुजरात में प्रचंड जीत के बाद जेपी नड्डा जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी करेंगे और सभी सांसद मिलकर जो जीत हासिल की है गुजरात में प्रचंड तरीके से, उस पर भी देखिए प्रधानमंत्री के साथ मिलकर थोड़ा सा खुशी का माहौल भी होगा। और आज शीतकालीन सत्र भी शुरू हो चुका है जो कि 28 दिसंबर तक चलेगा। तो अब इस सत्र के दौरान बीजेपी क्या क्या नए नए बिल पेश करेगी वो भी इसमें देखना होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी ने ऐसे बिल जो है पास करवाने की कोशिश की है जो अभी तक किसी भी सरकार में नहीं देखने को मिला है। तो अभी भी उनके एजेंडे में 16 ऐसे बिल है जिन पर पूरे तरीके से चर्चा हो सकती है इस शीतकालीन सत्र के दौरान। बिल्कुल ठीक है मनीषा, आप नजर बनाए रखिए। आपसे अपडेट इस बैठक को लेकर लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव का अहमदाबाद में भव्य आयोजन किया जा रहा है। 1 महीने तक चलने वाले इस महोत्सव का पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे। तो वहीं कल गृह मंत्री अमित शाह नारायण सभा गृह का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव में देश विदेश से संत महंतों समेत वीवीआईपी लोग अहमदाबाद के अतिथि बनेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुनिया भर से हरि भक्तों का अहमदाबाद में आना लगा हुआ है। इस आयोजन में खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कई देशों में रहने वाले और स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालु अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं। आज पीएम मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद कल से कोई भी व्यक्ति प्रमुख स्वामी नगर में बगैर किसी शुल्क के प्रवेश कर सकेगा। तो गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको हम बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी इस पूरे महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और ये जो महोत्सव है वो अगले 1 महीने तक जारी रहेगा। दुनिया भर से अहमदाबाद में इस वक्त श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। तो 1 महीने तक ये महोत्सव जो है वो लगातार चलता रहेगा और दुनिया भर से तमाम श्रद्धालु जो है वो अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं। और गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव में हिस्सा लेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 महीने तक ये महोत्सव जारी रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही इस महोत्सव का शुभारंभ होना है। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1 महीने तक ये महोत्सव जो है वो जारी रहने वाला है। और इस 1 महीने तक दुनिया भर से अलग अलग जगह से तमाम श्रद्धालु जो है वो अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं, अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। तो गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने तक जारी रहने वाले महोत्सव में वो हिस्सा लेंगे। प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी मेहुल झाला का। मेहुल झाला, और क्या कुछ खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसके अलावा देश भर से क्योंकि तमाम श्रद्धालु अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से भी कैसे इंतजाम आपको देखने को मिल रहे हैं? इस 1 महीने के महोत्सव के लिए कितना तैयार अहमदाबाद? देखिए, 7 प्रवेश द्वार बने हैं और 600 एकड़ में फैला प्रमुख स्वामी महाराज नगर जो है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तकरीबन 5 बजे उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। मैं आपको बताऊं कि शास्त्रोक्त मंत्रोच्चार के साथ ही ये ओपनिंग होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 5 से 7:30 बजे तक यहाँ रहेंगे। इनके साथ साथ माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि 24 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख यहाँ पर 1 महीने के दौरान शिरकत करेंगे और 7 से 15 जनवरी तक बड़ी संख्या में एनआरआईज जो है वो यहाँ पर प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी महोत्सव में हिस्सा लेंगे। मैं आपको बताऊं कि प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख लोग जो है वो यहाँ पर आने की संभावना है। इसके चलते अहमदाबाद से जो ओगनज का इलाका है, आप अगर सौराष्ट्र से आते हैं तो उसके लिए प्रवेश द्वार अलग है, उत्तर गुजरात से आ रहे हैं तो उनके लिए प्रवेश द्वार अलग है। लेकिन आज जैसे उद्घाटन हो जाएगा मेहुल, तो फिर एंट्री जो है वो प्रवेश जो है वो फ्री हो जाएगा सब लोगों का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर रहेंगे आज और दिल्ली में सीएम सुक्खू कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि नवनिर्वाचित सीएम सुक्खू आला कमान से मिलकर अपने कैबिनेट गठन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज और कल दिल्ली में हाईकमान से होने वाली बैठक में मंत्रियों पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि 16 दिसंबर तक मंत्रिमंडल का गठन टल गया है। 16 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित सभी विधायक राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। 16 दिसंबर को राहुल गांधी की यात्रा को 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। देश भर में कांग्रेस के सभी विधायकों, सांसदों और इस दिन यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी जसवीर का। जसवीर, कांग्रेस आला कमान से मुलाकात है और दूसरी तरफ वहीं नए कैबिनेट गठन को लेकर के भी चर्चा है। डिप्टी सीएम भी सीएम सुक्खू के साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल राजस्थान से भी कई अहम खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। बनने के बाद को मिल रहा है और दिल्ली इसलिए पहुंच रहे कि जितने कई मंत्री वहाँ पे मंत्री पद लेने के लिए जितने भी विधायक वहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं। और क्योंकि आपस में क्लेश की वजह से कई ऐसे विधायक नाराज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हाई कमान की तरफ से उनको मनाने की कोशिश की जा रही है और उनको शायद नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी की वजह क्या है जसवीर सिंह? क्या जो नाम, जो चेहरा आला कमान ने तय किया है उस पर सहमति नहीं है सबकी? यहाँ आपको बता दें कि नाराजगी की वजह है कि हिमाचल में भी 2 गुट बने हुए हैं। एक प्रतिभा सिंह का गुट बना हुआ है और एक सुखविंदर सिंह सुक्खू का गुट बनाया है। क्योंकि प्रतिभा सिंह ने खुद को अपने आपको सीएम देने के लिए ऐलान कर दिया था, पर जिसकी हाई कमान की वजह से उनको कोई सीएम का पद नहीं मिला। पर अब ये लगता है कि उनको कोई जो अंदरूनी कलह थी वो धीरे धीरे अब निकलकर सामने आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर सिंह इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक जो है वो अहम होने जा रही है। बीजेपी और जेजेपी ने अलग अलग बैठक जो है वो की है और इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। शीतकालीन सत्र को लेकर के भी चर्चा जो है वो की गई है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक जो है वो हुई है। आपको बताएं कि बीजेपी और जेजेपी ने अलग अलग बैठकें की है कि किस तरीके से पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर के देखा जाए, क्योंकि बैठक में आगामी चुनाव को लेकर के मंथन हुआ है, विचार विमर्श हुआ है। तो शीतकालीन सत्र को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की गई है।
और इधर ज्ञानवापी मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दोनों पक्ष कोर्ट में अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और वहीं मंगलवार को हिंदू पक्ष अपना पूरा पक्ष नहीं रख सका है, जिसे लेकर आज फिर से जस्टिस जे मुनीर के सिंगल बेंच में हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा। आज करीब 3:30 बजे हाईकोर्ट में फिर से मामले की सुनवाई शुरू होगी। हालांकि कोर्ट ने हिंदू पक्ष से अपना पक्ष जल्द रखने को कहा है। तो मंगलवार को सुनवाई जो थी वो पूरी नहीं हो पाई। करीब 3:30 बजे आज फिर से सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। आपको बताएं, ज्ञानवापी मामले में आज फिर से सुनवाई होगी। दिनेश सिंह का रुख करेंगे जो कि इलाहाबाद से सीधे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश सिंह, क्या लग रहा है, जिस तरीके से कल भी पूरे मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो आज जब 3:30 बजे सुनवाई होगी तो लग रहा है कि आज दोनों ही पक्षों की तरफ से अपना अपना पक्ष जो है वो रख दिया जाएगा? देखिए बेटा, मुस्लिम पक्ष से अपना पहले ही दलीलें पूरी कर दी है। अब हिंदू पक्ष की तरफ से बात रह गई है, उन्हें दलीलें दे रही है, अपना पक्ष रखना है। कल जो सुनवाई हुई थी दिन नवंबर 1937 केस की रेफरेंस देते हुए हिंदू पक्ष ने अपनी बात कही थी। आज वही से अपनी बात को हिंदू पक्ष आगे और उम्मीद की जा रही है कि आज या कल में हिंदू पक्ष अपनी जो बातें हैं दलीलें। जी चलिए, तो देखना होगा कि हिंदू पक्ष आज जब रखेगा अपना पक्ष तो उसमें और कुछ कहता है कि हालांकि कोर्ट की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द अपना पक्ष आप रखें। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट की, क्योंकि यहाँ पर भी आज एक अहम सुनवाई होनी है। दरअसल आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में सुनवाई होगी। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने 2 जन्म प्रमाण मामलों को लेकर भी कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों मामलों में आज की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई थी। आज आजम खान और अब्दुल्ला आजम एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हो सकते हैं। आपको बता दें कि आजम खान को साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दोषी पाया गया था। इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी, जिसका मामला रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। तो आज एमपी एमएलए कोर्ट में अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। आजम खान ने साल 2019 में एक भड़काऊ भाषण दिया था और मिलक विधानसभा में ये भड़काऊ भाषण जो था वो दिया गया था। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी का। शेखर, आज आजम और उनके बेटे के लिए अहम दिन, क्योंकि आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, क्या खबर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से आजम खान की मुश्किलें बढ़ी हैं, उनकी सदस्यता विधानसभा से गई, उसके बाद भी उनके जो तेवर हैं वो कहीं से ढीले नहीं पड़े। जो उपचुनाव था उसमें भी उन्होंने लगातार ऐसे भाषण में अपने बातें कही हैं जिसको लेकर के नए सिरे से मामले दर्ज हो गए हैं। फिलहाल ये जो मामला है पुराना है और इस पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाली थी लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। अब इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। भड़काऊ भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ ये रिट डाली गई थी जिस पर सुनवाई होनी है। इसी तरीके से जो आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनके ऊपर भी मामले हैं। फर्जी तरीके से अपना पहचान पत्र बनवाने का मामला है। उनकी भी सदस्यता गई है। जिस तरीके से तलवार लटकी हुई है पूरे परिवार पर, उसको लेकर के आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। देखना होगा सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शेखर आपका। आगे बढ़ेंगे, कानपुर से अहम खबर का रुख करेंगे। कानपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक की मौत पर पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी टीम समेत पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है और इस पूरे मामले में 11 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं। आपको बताएं कि पुलिस ने दरअसल चोरी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया था और मामले की जांच के लिए फिलहाल टीमों को गठित कर दिया गया है। एसओजी टीम समेत पुलिसकर्मियों पर ये गाज गिरी है और पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले से जुड़ी हुई ये अहम खबर। और इस पूरे मामले में 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने चोरी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया और पुलिस हिरासत में इस शख्स की मौत हो गई और जिसको लेकर के तमाम परिजन जो है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा कानपुर का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी राहुल भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, ये गुत्थी सुलझी या अभी नहीं सुलझी? क्योंकि 11 पुलिस वाले सस्पेंड जरूर हो गए लेकिन परिवार वाले जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं इस कार्रवाई से। आंख में मिर्च डाल के लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया था, जिसको देखते हुए कानपुर देहात की जो पुलिस टीम है वो खुलासा करने में लगी हुई थी। लेकिन अब पुलिस के ऊपर काफी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि पुलिस ने किस तरीके से एक जिस व्यापारी के साथ ये लूट की वारदात हुई थी उसी के सगे जो है भतीजे को उठाकर उससे पूछताछ कर रही थी और
क्योंकि पुलिस के ऊपर सवालिया निशान निगाह इस वजह से खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से ऐसे सगे भतीजे इन लोगों ने उठाया। जी ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पुलिस कर्मियों पर गाज जो है वो गिरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजरात के सूरत में एएसआई का एजेंट जो है वो गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम दीपक किशोर भाई सालुंके बताया जा रहा है। आरोपी पाकिस्तान गोपनीय जानकारी जो था वो भेजता था। क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से लगातार पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। आरोपी का नाम दीपक किशोर भाई बताया जा रहा है। आरोपी के ऊपर आरोप यह है कि वो पाकिस्तान लगातार गोपनीय जानकारियां जो था वो भेजता था। क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो अहम खबर, आरोपी से फिलहाल पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है कि आखिर ऐसी और कौन सी अहम जानकारियां थी जो उसने अभी तक पाकिस्तान के साथ साझा की है। तो सूरत में एएसआई का एजेंट गिरफ्तार किया गया है और इस आरोपी का नाम दीपक किशोर भाई सालुंके बताया जा रहा है। तो आरोपी पाकिस्तान लगातार गोपनीय जानकारियां जो था वो भेज रहा था, साझा कर रहा था। और इसके ऊपर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी मेहुल झाला का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा। मेहुल, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिली इस आरोपी के पास से? आखिर अभी तक कितनी जानकारियां ऐसी हैं जो ये पाकिस्तान के साथ शेयर कर चुका था? दीपक सालुंके नाम के शख्स को सूरत क्राइम ब्रांच ने दर्द पहुंचा है। तकरीबन 15 सिम कार्ड अलग अलग जो है उनके जरिए इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा होने की बात सामने आई है क्राइम ब्रांच ने, और इसके बदले तकरीबन 75,000 रुपये उनको दिए गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, उनके लिए ये दीपक सालुंके काम करते होने का शक के चलते सूरत क्राइम ब्रांच ने उसको दर्द पहुंचाया। आगे की तफ्तीश क्राइम ब्रांच करेगी कि आर्मी से जुड़ी हुई कौन कौन सी जानकारियां इन्होंने। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर कौन कौन सी वो गोपनीय जानकारियां हैं जो इसने पाकिस्तान के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।